Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन देखा था हम लोगों ने, और वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन बताए थे हम, और वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताए थे कि अगर मैंने वहाँ बताया था कि अगर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है, वैद्युत क्षेत्र का मान अगर बढ़ता है तो किसी पृष्ठ पर अगर देखा जाए तो उससे बल रेखा ज़्यादा से ज़्यादा गुजर रही थी। मैंने दो वहाँ पे पृष्ठ लिया था और दोनों पृष्ठों के द्वारा मैंने आपको समझाया था, वहाँ पे φ1 और φ2 लेके समझाया था, है ना। तो अब हम देखेंगे, वह आपका था पार्ट 2 और ये आपका है पार्ट 3, और हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इसमें हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स। इसके पहले जो है हम लोग बस विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन देखे थे, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये आपका क्या लिखा है, असमान। देखिए असमान का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वह असमान होगा। मतलब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक दूसरे से कुछ दूरी पे है। फिर आप देखिए इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, अब यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ ज्यादा हो गया, फिर दोनों कम दूरी पे है। तो ये जो होता है असमान विद्युत क्षेत्र को क्या करता है, बताता है। ये बल रेखा किसको बताती है, असमान विद्युत क्षेत्र को बताती है। तो असमान विद्युत क्षेत्र की वजह से हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक असमान वैद्युत क्षेत्र दिखाया है और इस असमान वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक पृष्ठ रखा है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा ही होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, हम किसी पृष्ठ को रखते हैं और उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमको एक पृष्ठ लेना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस असमान विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ ले लिया, एक सरफेस ले लिया, और इस सरफेस का आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा सा छोटा सा भाग लिया हूं। इसी सरफेस का ये बड़ा सा भाग है और इसमें का मैं छोटा सा भाग लिया हूं। देखिए यहाँ पे काटा हूं, और इस छोटे से भाग की वजह से मैं देखना चाहता हूं, कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। उसके बाद मैं ऐसा यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करूंगा, और इंटीग्रेशन का यूज करके अगर हमें छोटे से भाग का वैद्युत फ्लक्स पता है, छोटे से भाग की वजह से वैद्युत फ्लक्स पता है, तो इस पूरे के वजह से वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन की सहायता से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं इस पृष्ठ की, तो पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल वेक्टर लूं, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसके क्या लेते हैं, लंबवत लेते हैं। इस पृष्ठ के क्या लेते हैं, लंबवत। तो लंबवत में इधर नहीं खींच सकता, मैंने क्षेत्रफल वेक्टर को इधर दिखाया। देख लीजिए ये क्षेत्रफल वेक्टर है जिसको मैंने वेक्टर डीए से नोट किया, इस दिशा में दिखा दिया। लंबवत है, मैंने ये मान लिया है कि ये क्या है, मैं लंबवत ही लिया हूं, वेक्टर डीए लंबवत ही लेते हैं, ठीक है। वेक्टर डीए लेने का मतलब ये है कि ये पूरा बहुत बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका एरिया तो वेक्टर ए होगा, लेकिन अगर बहुत छोटा सा हम ले लें, अगर बहुत छोटा लेंगे, इसका छोटा भाग लेंगे, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डीए। डी मतलब अल्प, कम, है ना, कम के लिए हम डी लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है, देखिए इधर दिखाया गया वेक्टर ई। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है वेक्टर ई। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का एंगल मैंने कितना लिया है, थीटा। वेक्टर डीए और वेक्टर ई के बीच का एंगल कितना, कुछ ना कुछ कोण बन रहा है ना, वो कितना है, मान लीजिए थीटा है। अब हम देखेंगे डी फाई बराबर, मैंने इसके पहले आपको बताया था फाई बराबर फार्मूला। फाई बराबर बताया था वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और उसको मैंने फिर क्या किया था, लिखा था फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। मैंने आपको यही समझाया था ना, मैंने। लेकिन यहाँ पे जो है, जहां पे ए होना चाहिए वहां क्या है, वेक्टर डी है, तो कोई टेंशन नहीं। अगर मुझे क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है, ये तो छोटे के लिए हो गया, छोटे वाले भाग के लिए हो गया विद्युत फ्लक्स। लेकिन अगर पूरे पृष्ठ के लिए निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, समाकलन कर दूंगा। और ये समाकलन का क्या है, ये सिंबल है ना। तो दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो इसके आगे भी ऐसे ये सिंबल लग जाएगा और इसके आगे भी लग जाएगा। डी फाई मैं बता दूं आपको, इंटीग्रेशन में जो है, अगर आपको ऐसा लिखा हो dx, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो वैसे ही यहाँ पे डी फाई है, तो डी फाई है तो x पे फाई है, तो फाई की जगह तो x पे क्या होगा, फाई हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम।
तो ये हो जाएगा आपका फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, और ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ए लिखा है। ए का मतलब समझ लीजिएगा कि मैं जब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ये पूरे क्षेत्रफल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? इंटीग्रेशन लगाते ही यहाँ पे जब इंटीग्रेशन आप लगाए हैं तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी इसको आप लिख सकते थे ऐसे, है ना। तो जब इंटीग्रेशन आप लगाए हैं तो ए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए पता चलता है कि इस पूरे पृष्ठ के लिए बात हो रही है। पहले मैं ये छोटा वाला लेके चला था, इंटीग्रेशन लगाते ही किसकी बात होने लगी? पूरे की बात हो रही है ना। तो पूरे के लिए मैं निकाल रहा हूँ फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, है ना। अब हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू, आप जानते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को क्या लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आगे इंटू करके कॉस थीटा यूज कर देते हैं, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। वेक्टर हटा देंगे, ई डी ए हो जाएगा, और डॉट की वजह से यहाँ कॉस थीटा लगता है। बताया गया था आपको दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, तो ये हो जाता है आपका ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां से आपका फॉर्मूला निकल के आया कि अगर आपको छोटे से हिस्से का वैद्युत फ्लक्स इतना मिला हो, ज्यादा दिया गया हो, तो आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करके इससे पूरे पृष्ठ का क्या निकाल सकते हैं? वैद्युत फ्लक्स आराम से निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई का जो मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। समझ में आ रहा है? फाई का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लेता हूं ठीक इसी पर, है ना। मैं यहाँ पे एक फार्मूला इस फार्मूले का यूज करके एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में ले रहा हूं, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का आयताकार पृष्ठ 5 न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि समतल वेक्टर ई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। समतल वेक्टर ई के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए थीटा बराबर कितना दिया? 30 डिग्री। और क्या दिया है? और आपको क्षेत्रफल दिया, देखिए ए बराबर दिया है 10 मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ये आपको दो चीज दिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है? आपको देखिए एक चीज और दिया है, समतल वेक्टर ई के साथ 60 डिग्री। समतल वेक्टर ई के साथ 60 डिग्री, है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में कोण निकालते हैं। वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण हमको जरूरी होता है ना। और ये दे रहा है समतल और वेक्टर ई के बीच, समतल वेक्टर ई के बीच दे रहा है, तो समतल वेक्टर ई के बीच तो 60 है। तो यहाँ पे मैं फिगर से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक समतल लिया और ये वेक्टर ई को मैंने ऐसे दिखा दिया। अरे भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, तो आप किसी भी तरह से ऐसे दिखा दीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र, और उसने एक पृष्ठ को रख दीजिए। और इसका आप मान लीजिए ऐसे है, तो इसका अगर आप क्या लेंगे, इसका अगर आप दिखाएंगे तो लंबवत वेक्टर दिखाएंगे, वेक्टर ए ऐसे दिखा देंगे ऊपर की ओर, ये हो गया वेक्टर ए। अब यहाँ पे ये पृष्ठ है, ये समतल है, तो इस समतल के साथ जो वेक्टर ई है कितना कोण बनाया है? 60 डिग्री। तो ऐसे दिखा देंगे वेक्टर ई और समतल के बीच, ये बिंदुदार जो लाइन है समतल को प्रदर्शित करता है, समतल के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है। अब आप ध्यान देंगे, वेक्टर ए ये है और ये समतल है, तो वेक्टर ए और इस समतल के बीच कितना कोण बनता है? 90 बनता है, क्योंकि किसी भी समतल के लंबवत ही तो हम वेक्टर ए लेते हैं। वेक्टर ए किसी भी समतल के लंबवत लेते हैं, तो समतल के बीच और वेक्टर ए के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री टोटल, देख लीजिए, है ना। और ये बीच का इतना दिया है 60, तो बताइए जब पूरा होता है यहां से लेके पूरा तक ये 90 होता है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? बगल वाला वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच कितना कोण बनेगा? 30 बनेगा। तब तो 60 और 30 मिलकर टोटल ये पूरा बनाएंगे 90, समतल के साथ ये वेक्टर ए बना पाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो यहां से अगर ये 60 डिग्री दिया है तो इसका यूज करके मैं आराम से क्या किया, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण निकाल दिया। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता है? आपको समतल के बीच का कोण, समतल और वेक्टर ई के बीच का कोण पता था, और वहां से मैंने क्या किया, यहाँ थीटा बराबर क्या निकाल लिया? 30 डिग्री निकाल लिया, और ए बराबर मैंने क्या निकाल लिया? ए बराबर तो दिया ये 10 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना क्या है? पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल हो जाएगा, ई का मान कितना बताइए? ई का मान आपको दिया हुआ है, देखिए 5 न्यूटन पर कूलम दिया है ना, ई का मान भी दिया है यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलम। तो हो जाएगा ई का मान 5, और ए का मान कितना दिया बताइए यहाँ से? 10। और कास थीटा, थीटा जब क्या लेंगे? 30 डिग्री, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है? 30, मैं उसी के बीच लेता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा कास 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 5 = 50, और कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो
50 को जब 2 से आप क्या करेंगे, काटेंगे, कैंसिल करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25√3, यही आपका बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फाई का मात्रक मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को समझ लिए होंगे। तो आगे देखते हैं हम गॉस का प्रमेय। अभी आपने न्यूमेरिकल देखा और अब हम देखेंगे गॉस का प्रमेय अथवा नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गॉस का प्रमेय अथवा नियम। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में गॉस के जगह पे गाउस लिख देगा। क्या लिख देगा, गाउस। तो गाउस और गॉस दोनों एक ही चीज है। अलग अलग बुक में लिखने का जो तरीका है थोड़ा अलग अलग है, कहीं गाउस लिखता है, कहीं गॉस लिखता है, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय अथवा नियम हम देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, गॉस एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नियम दिया था और वह जो नियम था वह वैद्युत फ्लक्स का ही था। किसका था, वैद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का एक नियम था। और ये नियम जो था एक बंद पृष्ठ के लिए था। किसके लिए था, बंद पृष्ठ के लिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या बोला था, अगर कोई पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश, उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 को क्या कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q हो तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, अब इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं, इसको लिखेंगे कैसे। अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से कुल जो आवेश घिरा हुआ है, कुल आवेश जो उस पे है वो कितना है, मान लीजिए Q है। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0, Q/ε0 है ना। फाई बराबर Q/ε0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि Q का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, मतलब Q/ε0 होता है। तो ये आपका गॉस थ्योरम से आ गया, फाई इक्वल टू Q/ε0। यही गॉस थ्योरम है, गॉस का फॉर्मूला है ये, है ना। अब देखिए, अगर कोई भी बंद पृष्ठ ले लिया जाए, कोई भी बंद पृष्ठ ले लिया जाए और उसका हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बंद पृष्ठ को हम ए से डिनोट करते हैं। तो फाई बराबर आप जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज, क्योंकि बंद पृष्ठ है ना। तो बंद पृष्ठ के लिए हम इंटीग्रेशन पे ऐसे क्लोज लगा के दिखाते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए हो जाएगा फाई इक्वल टू। और अब जानते हैं फाई बराबर ये भी होता है और फाई बराबर ये भी होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए इक्वल टू Q/ε0। मतलब ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसके बराबर ये भी होगा, इसके बराबर ये भी होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको आवेश दिया हो, पृष्ठ पर कितना आवेश है अगर आपको दिया हो, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले की सहायता से, फाई बराबर Q/ε0 से। फाई इक्वल टू Q/ε0 से Q का मान पता है और ε0 का मान आपको पहले से पता है ना। तो वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति। अभी हमने गॉस का नियम देखा, अब गॉस के नियम के बाद हम देखेंगे कि जो गॉस का नियम था, जिससे मैंने एक सूत्र निकाला था Q/ε0 फाई इक्वल टू, उसको निकालते कैसे हैं, है ना, कैसे उसको प्राप्त करते हैं, उसी को हम प्राप्त करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो वहां मैंने एक हेडिंग बना लिया है, गॉस के नियम की उत्पत्ति, है ना। इसमें मैं क्या करूंगा, माना किसी r त्रिज्या के खोखले गोले के केंद्र पर +Q आवेश वितरित किया जाता है। हमने क्या किया, इसके लिए एक यहाँ पे खोखला गोला लिया और इस खोखले गोले पे +Q आवेश देखिए चारों ओर वितरित कर दिया, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा पृष्ठ काटा, एक छोटा सा मैंने पृष्ठ काट लिया। इसका पूरा मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं इसका छोटा सा एक पृष्ठ काट रहा हूँ और जिसका क्षेत्रफल है मान लीजिए DA, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, मान लीजिए DA है। और अगर मैं इसका क्षेत्रफल वेक्टर लूंगा तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह का कुछ पृष्ठ मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है, कुछ इस तरह का पृष्ठ हो रहा है ऐसे। तो इधर के इसके लंबवत हम लेते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लेते हैं, लंबवत लेते हैं, है ना।
तो मैंने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वेक्टर अगर लूंगा मैं, तो जब क्षेत्रफल वेक्टर लूंगा तो ऐसे आएगा इधर की ओर, ये डी वेक्टर डी हो गया। और मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, जो वैद्युत क्षेत्र है, जिस वैद्युत क्षेत्र में इस खोखले गोले को रखा गया है, मान लीजिए वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। वेक्टर डी और वेक्टर ई, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व बताया था मैं लास्ट टॉपिक जब पढ़ा रहा था आपको वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसमें लास्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाया था, तीन चीजों को बताया था मैंने। आयतन घनत्व के बारे में बताया था, पृष्ठीय घनत्व के बारे में बताया था, आवेश को लेके, है ना। तो वहीं से ये आया हुआ है। देखिए आप जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, और यहाँ से क्यू बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए। जहां सिग्मा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोला जाता है। तो ये आपको पता है, पिछले वाले टॉपिक से आपको पता हो गया होगा, पीछे ही मैंने इसको पढ़ाया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर था उससे मैंने इसको बता दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आपको समझ में आ गया है। इस फिगर में मैंने क्या लिया है, खोखला गोला लिया, इसका त्रिज्या मैंने कैपिटल आर लिया है, इसका मैं छोटा सा एक अवयव काटा हूं, पृष्ठ काटा हूं, जिसका मैंने मान लिया है क्षेत्रफल कितना है, डीए है, और इसको क्षेत्रफल वेक्टर में जब मैं कन्वर्ट किया हूं, मान लिया इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो है क्या वेक्टर डीए है, और ये वेक्टर ई है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। फाई इक्वल टू, आप जानते हैं अगर आप पूरे खोखले गोले के वजह से देखना चाहते हैं वैद्युत फ्लक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे और लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डी ए किस लिए, क्योंकि इस छोटे वाले पृष्ठ के लिए हम ले रहे हैं वेक्टर ई डी ए, और इंटीग्रेशन कर दिए, इसका मतलब इस पूरे गोले की बात हो रही है। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या, इस पूरे गोले का बात हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा फाई इक्वल टू, आप जानते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, और ये भी आप जानते हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए जो मैंने लिया है वह दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक ही दिशा में है। तो हम इनके बीच का एंगल कितना ले सकते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री, और उसके बाद थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 0 डिग्री, तो काश 0 हो जाएगा। काश 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ई को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि ई कांस्टेंट है, जो वैद्युत क्षेत्र लिया गया है वो घट बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन डीए हो जाएगा यहाँ पे। और डीए आपको मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन अगर डीए है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, है ना। तो उसका ए होता है इंटीग्रेशन। तो ई का फार्मूला आप जानते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसी केंद्र पर आवेश को रखा गया है। केंद्र पर आवेश को देखिए यहाँ पे लिखा गया है, गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश वितरित किया जाता है। मान लीजिए केंद्र पर बोला गया है ना, तो केंद्र पे मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी इस पृष्ठ की वो आर लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर स्मॉल आर होता तो स्मॉल आर स्क्वायर लिखते, है ना। इंटू डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये फार्मूला मैंने आपको बताया, फार्मूला आपको यही बताया गया था, इसी फार्मूले की सहायता से मैं यहाँ पर ये चीज लिखा हूँ, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, देखिए ये ए है, ये गोला है ना, ये गोले का क्षेत्रफल है ना, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए 4 पाई से यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कटेगा, और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आर कैपिटल लिए हैं तो यहाँ भी क्या लेंगे, कैपिटल ही लेंगे, और यहाँ भी देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर ही लिखिए इसको। अब ये देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा बताइए, ऊपर क्यू बच रहा और नीचे एप्सिलॉन 0। तो फाई इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन 0। यही क्या है, गॉस का नियम है। यही क्या है, गॉस का नियम है। हमने क्या किया, गॉस के नियम का क्या कर दिया, उत्पत्ति कर दिया। बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हमको आशा है कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। जितनी भी टॉपिक मैंने बताया इसमें सारा का सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्या करिए, इसको पूरी तरह से नोट बनाते हुए चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका बार बार यूज होने वाला है, तो इसको जितना अच्छे से हो सकता है आप समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख दिया कीजिए, और आप लोग कमेंट किया कीजिए पढ़ने के बाद, समझने के बाद। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख दिया कीजिए, और कमेंट में लिखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, उसको मैं कवर करूंगा। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है, उसको भी आप देख लें, जिससे पार्ट 3 ये समझ में अच्छे से आपको आ सके।